नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य एकेडमी श्योपुर में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय रहेगा छंद, जो काव्य शास्त्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखिए, काव्य शास्त्र के अंतर्गत हम इस छंद को पढ़ते हैं। तो जब हम कविता लिखते हैं तो छंद की हमें बहुत आवश्यकता पड़ती है। अब कविता को हम किस तरीके से लिखते हैं, तो लिखने के लिए हमें मात्राओं की जरूरत पड़ती है, तुक की जरूरत पड़ती है, गण, यति, गति आदि की जरूरत पड़ती है। तो कविता लिखते समय ये छंद कब काम आता है? जब हम काव्य लिखते हैं, कविता लिखते हैं, तब हमें छंद की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो देखिए, अब छंद के बारे में हम चर्चा करते हैं कि छंद किसे कहते हैं, छंद किसे कहा जाता है। तो देखिए, विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना को छंद कहते हैं। विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना को छंद कहते हैं। अब विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना से तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना से तात्पर्य है कि उसमें अक्षरों की संख्या, क्रम, मात्रा, गणना, यति, गति, लय, तुक आदि का ध्यान रखा जाता है। जब हम कविता लिखते हैं तो कविता लिखते समय यति, गति, लय, तुक, चरण आदि का ध्यान में हमें रखना पड़ता है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? आम भाषा में छंद कहते हैं। तो देखिए, ये तो हो गई हमारी परिभाषा। अब छंद अपन बात करते हैं कि छंद के जनक पिता किसे कहा जाता है। तो देखिए, छंद का जो जनक है वो है हमारे आचार्य पिंगल, और इनके प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है दर्शन शास्त्र। तो छंद के जनक कौन हो गए? आचार्य पिंगल। इनके ग्रंथ का नाम क्या है? दर्शन शास्त्र। ये जो टॉपिक है हमारा छंद का, वो हर एग्जाम में, हिंदी की हर एग्जाम में 2 से 4 नंबर का आता है। तो 2 से 4 नंबर लाने के लिए हमें छंद पढ़ना बहुत ही जरूरी है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो हिंदी से संबंधित, ठीक है, चाहे वो टीचर से संबंधित हो या फिर हिंदी किसी भी एग्जाम में हमसे पूछी जाती है। तो देखिए, आगे अपन बात करते हैं कि सबसे पहले छंद का सर्वप्रथम जो उल्लेख हमें मिलता है, देखने को मिलता है छंद का सर्वप्रथम उल्लेख, वो है ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंतर्गत पुरुष सूक्त से मिलता है। तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहां से मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंतर्गत पुरुष सूक्त से हमें देखने को मिलता है। इसका उल्लेख कहां से मिला? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से मिलता है। तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके बाद में हम चर्चा करते हैं कि छंद के अंग कितने होते हैं। छंद के अंग, तो देखिए, छंद के अंग हैं जिसे चरण, यति, गति, लय, मात्रा, तुक और गण। तो ये क्या है? छंद के अंग होते हैं। देखिए, अपन एक एक अंगों के बारे में चर्चा करते हैं कि चरण क्या होता है। तो देखिए, चरण, प्रत्येक जब हम छंद लिखते हैं तो सामान्य तौर से हम उसे 4 भागों में, 6 भागों में, 8 भागों में इस प्रकार से बांट देते हैं। तो जितने भागों में हम छंद को बांटते हैं उसे ही हम कहते हैं चरण, पद या पाद कहते हैं। तो देखिए, जैसे उदाहरण के रूप में यहाँ देखिए, मैंने छंद को यहाँ पर बांटा है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारी। तो यहाँ पर मैंने इसको कितने चरणों में बांट दिया है? 4 चरणों में बांट दिया गया है। देखिए, हर छंद का जो प्रारूप होता है वो इसी प्रकार से होगा। तो ये हो गया हमारा प्रथम चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा और ये चौथा। तो सामान्य रूप से छंद को 4 चरणों में बांटा जाता है। छंद को 6 चरणों में भी बांटा जाता है और 8 में भी बांटा जाता है, लेकिन मुख्य रूप से सामान्य तौर पर हम देखते हैं तो छंद को 4 चरणों में ही बांटा जाता है। आगे हम बात करते हैं, तो ये तो हो गई हमारी चरण से संबंधित। तो चरण, तो एक ये जो छंद है वो इसका चरण है, एक चरण, दूसरा चरण, ये तीसरा चरण और ये चौथा चरण। अब बात करते हैं यति या विराम। तो देखिए, यति और विराम क्या है? छंद पढ़ते समय सांस लेने के लिए हम जहां रुकते हैं
उसे हम क्या कहते हैं? यति या फिर विराम। तो छंद पढ़ते समय जहां पर रुकना पड़ता है उसे कहते हैं छंद। उदाहरण में देखते हैं, ये उदाहरण है जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज, यहां पर मैं रुका, फिर देखिए निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारी। तो जहां पर मैं रुका छंद पढ़ते समय, उसको हम छंद की भाषा में कहते हैं क्या? यति या विराम। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर देखिए देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परातु को हाथ छुओ नहीं, नैननी के जल से पग धोए, पानी परातु को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। तो यहां पर मैं रुका, यहां पर मैं रुका, ये सब रुकने की, जो यहां पर रुका मैं सांस लेने के लिए, उस रुकने की स्थिति को ही मैंने क्या कहा है? यति। छंद की भाषा में ही इसे क्या कहा है? विराम। ठीक है, तो हम आगे ध्यान रखेंगे तो ये हमें समझ में आ गया होगा यति और विराम क्या होता है। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं गति। गति से तात्पर्य होता है कि छंद को जिस प्रवाह के साथ हम पढ़ते हैं। अब प्रवाह मतलब होता है धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, मध्यम गति से, जिस प्रवाह के साथ, जिस गति के साथ हम पढ़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं? गति। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैं उदाहरण के रूप में आपको छंद की गति बताता हूं किस प्रकार से पढ़ते हैं। जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारी। तो यहां पर मैंने जो छंद को पढ़ा वो क्या है? गति। देखो मैंने किस तरीके से इसको पढ़ा, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परातु को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, पानी परातु को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो यहां पर मैंने जिस गति के साथ पढ़ा छंद को उसे ही हम कहते हैं, जिस प्रवाह के साथ मैंने पढ़ा है उसे ही हम कहते हैं गति। जैसे यहां पर देखिए दूसरा एक और उदाहरण देखिए, यहां पर इसकी गति, इसका प्रवाह अलग हो जाएगा। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। फिर से देखिए हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो यहाँ पर इसका प्रभाव बिल्कुल अलग है। तो जिस प्रभाव के साथ मैं छंद को पढ़ रहा हूं उसे क्या कहते हैं? छंद की भाषा में गति। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट हो गया अपना। अब अगला पॉइंट है लय। लय मतलब होता है राग। छंद को आप जिस राग से गाते हैं, जिस संगीतात्मकता से गाते हैं, जिस गेय के साथ गाते हैं उसे हम छंद की भाषा में कहते हैं क्या? लय। भाई हर, जैसा आपने गाना सुना है, क्या हर गाना एक जैसा होता है? क्या हर गाने का राग एक जैसी होती है? नहीं, हर गाने की राग अलग अलग होती है। इसी प्रकार से छंद में, छंद की राग भी अलग अलग होती है, छंद पढ़ने की राग अलग अलग होती है। जैसे फिर से उदाहरण के रूप में अपन देखते हैं एक बार फिर से, मैं यहाँ पर तीनों की राग बता रहा हूं। तो देखिए राग, ये क्या है? लय मतलब राग, संगीतात्मकता। आम भाषा में क्या कहते हैं? किस राग से गा रहा है, उसका राग कैसा है, उसकी लय कैसी है, उसके संगीतात्मकता कैसा है, उसे हम कहते हैं छंद की भाषा में लय। ठीक है, जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारे। तो यहाँ पर ये राग है इस छंद की। अब इस छंद को देखते हैं अपन। देखी सुदामा की दीन दशा,
की करुणा निधि रोए। पानी पर रातों को हाथ छुओ नहीं, नैनन तू जल सो पग धोए। पानी पर रातों को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो यहाँ पर इसकी राग बिल्कुल अलग है। फिर देखिए राग, अपन बात कर रहे हैं राग की। फिर देखिए यहाँ पर एक और उदाहरण देखते हैं। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो देखिए मैंने 3 उदाहरण दिए, तीनों में मेरी राग अलग अलग है। तो इस राग को ही क्या कहते हैं हम? लय कहते हैं। छंद की भाषा में इस राग को क्या कहेंगे? लय। अब अपन बात करते हैं, अगला अपना अंग है मात्रा। अगला अंग क्या है छंद का? मात्रा। तो देखिए छंद में मात्राएं 2 प्रकार की होती है, एक होती है लघु और दूसरी होती है गुरु। तो देखिए लघु की मात्रा होती है अपनी एक डंडा और गुरु की मात्रा होती है अपनी ये इस प्रकार से एस। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं गुरु। ये हमारे सिंबल हैं। छंद जब हम मात्रा लगाएंगे छंद पर, तो जब ये लगाएंगे तो हमें इस सिंबल से ही पता लगेगा ये लघु की मात्रा है और ये गुरु की मात्रा है। ठीक है, अब लघु की मात्रा कहाँ चढ़ाते हैं? तो जो ह्रस्व स्वर है हमारे, ह्रस्व स्वरों से युक्त व्यंजनों पर, ह्रस्व स्वरों से युक्त व्यंजनों पर हमारी मात्रा कैसी होगी? लघु। और दीर्घ स्वरों से युक्त व्यंजनों पर हम मात्रा लगाएंगे गुरु की। ठीक है, मात्रा लगाने के लिए हम नियमों के बारे में चर्चा करेंगे, किस प्रकार से मात्रा लगाते हैं उसका एक अलग से एक वीडियो बनाएंगे, मात्रा लगाने के नियम। उसमें सिखाया जाएगा कि छंद पर मात्रा किस प्रकार से लगाई जाती है। आगे देखते हैं हम तुक। तो देखिए चरण के अंत में आए समान वर्णों को तुक कहते हैं। छंद की भाषा में चरण के अंत में आए समान वर्णों को क्या कहते हैं? तुक। अब जैसे हमारा देखो ये चरण का अंत यहाँ हो गया, इस चरण का अंत यहाँ हो गया, इस चरण का अंत यहाँ है और इस चरण का अंत यहाँ है। जैसे कि उदाहरण के रूप में हमारा ये छंद है, जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज, इस चरण का अंत यहाँ हो गया, निज मन मुकुर सुधारी यहाँ हो गया, और वर्णव रघुवर विमल जसु और जो दायक फलचारी। तो देखिए आप बताइए जो छंद का चरण का अंत है उसमें समान वर्ण कहाँ आ रहे हैं? तो देखिए यहाँ आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? यहाँ सुधारी और री। तो मतलब जो ये री है और ये री है, तो छंद के चरण के अंत में आए समान वर्णों को क्या कहा है हमने? तुक कहा है। तो तुक यहाँ भी हो सकता है, देखो री री, देखिए देखो तुक ए और ए, यहाँ भी मिल रहा है ए और ए। तो ये चरण के अंत में देखो ती और ती, तो इसे हम क्या कहते हैं? छंद की भाषा में तुक कहते हैं। ठीक है, तो जब चरण के अंत में आए समान वर्णों को क्या कहते हैं? तुक। अब अगला है अपना गण। गण 3 वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? गण। तो 3 वर्णों के समूह को हम कहते हैं गण। इसका एक सूत्र है, यह माता राजभान सलगा। अब आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे, मात्रा, छंद पर मात्रा लगाने के नियम, गण के प्रकार और छंद के प्रकार। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।